दानिश जी, लेकिन एक बात बताइए, आपके नेता गए, अफजाल अंसारी मिले नहीं, ये क्या है? और दूसरी बात आप ये बताइए, मैं बस आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी कहिए। मैं भी एक आंकड़ा रख रहा हूं जो कि अनुपम भाई ने रखा है कि समाजवादी पार्टी ने 2014 में 14, 2019 में 4, 2024 में 4, बसपा ने 2014 में 19, 2019 में 6 और 2024 में 7, कांग्रेस ने 2014 में 11, 2019 में 8 और 2024 में 2 ये मुस्लिम उम्मीदवार दिए। मतलब अगर आप पिछले 15 साल की स्थिति देख लें या पिछले 3 चुनाव की स्थिति देख लें तो आपको यह साफ दिखाई पड़ेगा कि मुसलमान हाशिए पर हैं। फिर आप क्यों मजबूर हो गए कि आपने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बिहार में भी पहले डिक्लेयर किया कि 16 सीटों पर लड़ेंगे, अब बस अब आप 1 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? इस बात का जवाब मैं जानना चाहूंगा। क्या आप उन आरोपों से डर गए जिसके तहत आपको कहा जाता था कि आप बीजेपी की बी टीम है? तो बात है मुख्तार अंसारी साहब के घर की मुलाकात की बात है, तो वो एक घटना घटी जो एक परिवार के साथ में, और उसकी सांत्वना करने के लिए वो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पहुंचे। जहां तक बात थी चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने के मामले में जिस जगह वो जा रहे थे वहां तो न चुनाव लड़ने का कोई प्लानिंग था, न कोई डिक्लेरेशन था। रह गई बात, ये बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब का बड़प्पन है, उनकी बड़ाई है कि उन्होंने जाकर उनके घर मुलाकात की। और हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि कोई अगर हमारे घर आए, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आपके घर आया हूं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए मेरे इस्तेमाल का, वो एक अलग बात है और वही आपकी पहचान बात है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की, तो देखिए यही बात है। दरअसल विपक्ष का जो प्रॉब्लम है ना, इसमें एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, चाहे कोई इस बात को कबूल करता है या नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल आउटराइट जो है वो मुसलमानों की मुखालिफत भरा हुआ है। वो बात करने के लिए चाहे कितनी भी अच्छी बात करते हैं, वो ये कहते हो कि हम ये बना दिए, टॉयलेट बना दिए, ये घर दिए, मकान दिए, मुसलमानों को ये दिया, मुझे तमाम चीजों की बात करते हैं, वो शौचालय की बात करते हैं, लेकिन बात ये है कि वो हमेशा से मुखालिफत, जो मुसलमानों की मुखालिफत की जो राजनीति है उसके मुखर नहीं, तो उसको खत्म करने के लिए आप मैदान छोड़कर क्यों भाग गए? आगे सुनिए, आगे ही तो सुनिए मिश्रा जी। अब पंकज जी, आगे की बात ये है कि इससे विपरीत विपक्ष की बात की जाए तो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी बात छोड़िए, लेकिन इसके अलावा चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे और जो भी हो, ये सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये उन वोटर्स को सपोर्ट नहीं करते जिसके समर्थन से वो लोग सत्ता में या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो फिर एमएलए बन के आते हैं। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये वक्ती तौर की सुविधा चाहते हैं। देखिए, आपको आइडियोलॉजिकली इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि आप अगर अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो लगभग करीब 6-10 महीने जैसे हो गए, साल भर के आसपास, ये कहा था कि आपको 545 पूरी सीटों पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ी, आप फेस बनाने निकलेंगे तो दिक्कत आके खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। अब यहाँ फेस बनाने की लड़ाई है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो, चाहे नेशनल पे और कोई चेहरा बनाने की बात हो, ये जो लड़ाई है, सारी लड़ाई प्रॉब्लम का क्रिएशन यहीं से शुरू हो रहा है। दूसरे नंबर की बात, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे देश के जो अलग अलग मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करने की बात कही, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं चाहे जाने में चाहे अनजाने में विपक्ष जो है वो उन्हीं ट्रैप में फंसता है जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। देखिए, चाइना का मुद्दा इतना जबरदस्त मुद्दा है, राष्ट्र हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का हाल बुरा हो सकता है अगर उसको समूचे विपक्ष एक झुंड होकर एक मत के साथ में अगर वो बात करे तो। लेकिन आप देखिए वो मुद्दा ही कहीं नहीं है। आप इस चीजों को तो एहसास कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए उसको छोड़ने के बजाय दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल आके ये खड़ा होता है कि हम लोगों के ऊपर आरोप की जो बात है, बताओ आपको 10 सेकंड और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 400 सीटों पर लड़ाया था, हमने 100 सीटों पर लड़ाया था।
उसके बावजूद भी वो अलायंस में है, वो लड़ सकते हैं, वो लोग विधानसभा भी लड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर विधानसभा में लड़ेंगे 100 सीटों पे तो हम पे आरोप लगेगा। तो क्या अखिलेश की पार्टी के लोग कांग्रेस से ये पूछ सकेंगे कि भाई आपने भी तो 400 सीटों पर लड़ा था विधानसभा का चुनाव, तो वो कौन सी टीम थी? लेकिन दिक्कत यह है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप जो कोई कर रहा है, पिछड़ों की लीडरशिप कोई अगर कर रहा है, तो उनको पीछे कैसे किया जाए, किस तरह से उन पर आरोप बढ़ाया जाए, ये सारी राजनीति वो कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। पर सैयद कासिम साहब, आप क्या मानते हैं, ये जितने तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमान की राजनीति हाशिए पर है, उसकी आवाज लगातार उठाते रहे थे ओवैसी साहब, लेकिन इस बार राजनीति से वो गायब क्यों होने लगे? पहले उन्होंने बात भी की कि कई सीटों पर लड़ेंगे, बिहार में भी 16 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 1-2 सीट पर ही लड़ेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के सामने मजबूरी क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि पूर्वांचल से वो पश्चिम की राजनीति साध सकते हैं? जैसे आप अगर आजम खां की बात करें, वो जबरदस्त नाराज हैं, उस चक्कर में एसटी हसन भी नाराज हो गए, उनका भी टिकट छीन लिया गया है। तो क्या ये जो जेस्चर था उनका वहां पहुंचने का, उसको इस तरीके से देखा जाए कि पश्चिम की भी राजनीति साधने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव? पंकज जी, पूरब और पश्चिम की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ राजनीति में फर्क नहीं है, पश्चिम के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में फर्क है, कुछ पश्चिम के किसानों में, बाकी प्रदेश के किसानों में फर्क है, वहां की जबान में, दूसरे लोगों की जबान में फर्क है, कंजूसी और शाखर्ची में भी बड़ा फर्क है। हमारे तरफ का आदमी जो है कंजूस होता है, वो पश्चिम का आदमी जो है आन पे आ जाए तो सब उठा के फेंक देता है। तो पश्चिम और पूरब में सब कुछ में फर्क है। अब आते हैं पश्चिम और पूरब की राजनीति में। देखिए, पश्चिम में मैं शायद पहला आदमी हूं टीवी जर्नलिस्ट का जिसने ये बात कही कि शाहजहांपुर के बाद सहारनपुर तक आप चले जाए, उत्तराखंड हरियाणा बॉर्डर तक, यादव वोट इतना नहीं है कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित कर सके, लोकसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र। तो खालिस मुसलमान से उसको अगर बनाना होगा तो फिर वो आजाद लड़के बनाएगा, फिर समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के साथ वो तब गया जब उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल थी, तो उसके बाद एक वोट का सहारा था कि हमारे साथ जाट। तो पश्चिम और पूरब को साधने की बात नहीं। मैंने कहा ना कि वो अखिलेश यादव पूरब में हो रहे नुकसान को डैमेज कंट्रोल करने गए। जो नुकसान हो रहा था, फायदा लेना तो बहुत बात की बात है, जो डैमेज कंट्रोल करना था, जो नुकसान हो गया था उस ट्वीट की वजह से, एकदम प्रार्थना पर प्रहार अच्छा नहीं, फिक्र कह देते व्रतों के जो आपका त्योहार मुबारक हो। लोग ये लिखने लगे ना कि अब रमजान आया है तो कहेंगे चलिए भाई व्रतों का क्या त्योहार मुबारक हो, ना आपके 30 रात्रियां शुभ हो। तो मतलब आप इस्लाम के दिए हुए नामों को भी बदल रहे हैं। नमाज को प्रार्थना बताइएगा, रोजे को व्रत बताइएगा, अफ्तारी को जो रोजा अफ्तार है उसको लखनऊ बताइएगा। ये बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही थी, ये चीजें बहुत पूरी तरह से फैल रही थी और उससे बचने के लिए अखिलेश यादव को जाना पड़ा। उसका असर पश्चिम में बिल्कुल कहानी दूसरी है। पश्चिम पे आप किसी अलग से डिबेट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अनुपम जी और हम लोग अक्सर इन सब मुद्दों पे बात किया करते हैं। अखिलेश, जैसे एमआईएम है, एमआईएम इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं आई कि हैदराबाद में पहले नगर निगम में घेरा, उसके बाद तेलंगाना में घेरने पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी, और अब हैदराबाद के लोकसभा के चुनाव में भी ओवैसी को घेरा। हालांकि ओवैसी नहीं आ रहेंगे, उनको नहीं हरा पाएंगे, लेकिन घेराबंदी की जा रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारी एक घेराबंदी कर रहे हैं तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हम जैसे मैं ओवैसी की राजनीति का पक्षधर नहीं हूं, उसकी मेरी अपनी एक लॉजिक है, मेरा अपना एक नजरिया है कि जब से मुल्क आजाद हुआ है, इस मुल्क में एक बार एक लीडर पैदा हुआ, उसका नाम था वो, तो क्या नाम है, जिना। मुसलमान उसके पीछे भागा तो एक देश बन गया। लेकिन उसके बाद से आप देखें तो इस देश में मुसलमानों ने राजनीति जो की है सेकुलर नॉन मुस्लिम लीडर्स के साथ की है। वो सेकुलर जो नॉन मुस्लिम थे, वो मुस्लिम्स में भी सेकुलर निकाल के ले गए। वो भी जो लेके गए तो मुस्लिम के सेकुलर ले गए।
वो चाहे मौलाना आजाद रहे हों, चाहे जाफर शरीफ रहे हों, चाहे गनी खान चौधरी रहे हों, चाहे मतलब तमाम नाज रशीद मशहूद रहे हों, तो दर्जनों पचासों नाम आप ले सकते हैं, अब्दुल गफूर रहे हों, अब्दुल रहमान अंतुले रहे हों, ये लोग भी वो सेकुलर लीडर्स को निकाल के ले गए। अब ओवैसी की अगर आते या आते रहे, पार्टी का नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, विधानसभा का नाम मुरादाबाद, कैंडिडेट का नाम अब्दुल सलाम, मतलब तीन की तीन चीजें एक तरह की। तो वो तो सीधी सी बात है कि ये आप जीतने नहीं आए हैं, आप उसको करने नहीं आए हैं, उसके पीछे की मंशा दिखाई देती थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में काशीराम जब आए तो नाम उनकी बहुजन समाज पार्टी था, लेकिन काशीराम के कैंडिडेट कौन होते थे? बरखुराम वर्मा, राम लखन वर्मा, शिवलाल यादव, और क्या कहते हैं अब्दुल सलाम, और उसके बाद शेख सुलेमान, कैंडिडेट दूसरा, वोट अपना। तो वो लग रहा था कि हाँ ये आदमी आया है तो नई चीज लेके आया है। लेकिन अब उनका अपना सियासत करने का तरीका है, मैं उस पर वो कर सकते हैं, उनको करने का हक है। तो भारत का संविधान सबको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। लेकिन आप देखिए बदरुद्दीन अजमल कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे, उन्होंने नहीं छोड़ा चुनाव लड़ना, आसाम में लड़ रहे। ओवैसी ने न लड़ के एक चीज की, 2027 में जब वो आएंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए पंकज भाई, ये बताने आएंगे कि लोकसभा में तो हम लड़े नहीं, इससे पहले भी हम नहीं लड़े, उससे पहले भी हम नहीं लड़े, तुम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रहे हो, कयादत खत्म कर रहे हो, मुरादाबाद नहीं लड़ाओगे, रामपुर में उल्टा सीधा भेज दोगे, कैराना क्या कहते हैं बिजनौर में नहीं लड़ाओगे, मुस्लिम कयादत खत्म करोगे। अब मैं आया हूं तो ये 27 उनका भी टारगेट है, 27 इनका भी टारगेट है, 27 अखिलेश का भी टारगेट है, 24 तो एक बहाना है, 27 ही असल निशाना है पंकज जी। 27 ही असली निशाना है। मैं अनुपम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इनके यहां जाने से खास तौर पर घोसी, बलिया और गाजीपुर में खासा फर्क पड़ेगा? क्योंकि बार बार उमर अंसारी कह रहे हैं कि उनके आने से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में जहां किसी न किसी तरीके से अंसारी परिवार का दबदबा है, चाहे मऊ से, जौनपुर आजमगढ़ भी जोड़ सकते हैं आप। हाँ, मऊ से चाहे उनके बेटे हों, चाहे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से उनके भतीजे हों, और अफजाल अंसारी खुद गाजीपुर से सांसद हों, ऐसे में सवाल उठता है कि 3 से 5 लोकसभा सीटों पर इसका आप कोई बड़ा असर देखते हैं? अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में कम से कम इन 5 सीटों को टारगेट किया है। देखिए, अखिलेश यादव जैसे गए और जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, जैसे उन्होंने बयान दिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुसलमानों के, उस एरिया के मुसलमानों के जख्मों पे मरहम तो डेफिनेटली होगा। लेकिन मैं आपकी बात का बहुत एक संक्षिप्त सा उत्तर दूं पंकज जी, मैं आपकी बात की बेसिक प्रेमाइस से एग्री नहीं करता। जितने एरियाज बताए जा रहे हैं अंसारी परिवार के, सारे एरियाज पर उनका असर तब था जब मुख्तार अंसारी जिंदा थे और जेल से गैंग चला रहे थे। ये पहली बार उनका एसिड टेस्ट होगा कि मुख्तार अंसारी चले गए हैं, मुख्तार अंसारी का खौफ चला गया है और मुख्तार अंसारी का गैंग डिसबैंड हो गया है। प्रशासन बहुत सख्त है, घर वालों पे मुकदमे हैं। ऐसे में उनका कितना रुतबा और कितना जलवा और कितना खौफ कायम होगा, कितने 4 जिले 5 जिले जो आप लोगों ने गिना दिए उसमें उनकी कितनी पकड़ रह जाएगी। मैं नहीं मानता कि वो बादशाह सलामत की तरह बैठ के वहां पे एकदम रहमत आलम बने हुए हैं कि चारों तरफ जनता उनसे अनुग्रहित है और जनता उनके एहसान से डूबी हुई है कि साहब उन्होंने पूरे उस एरिया की काया पलट करके रख दिया और एकदम जहांगीर बने हुए हैं इंसाफ के पुजारी। मैं नहीं मानता ये सब। मैं सिर्फ ठीक है, ऐसा कौन सा माफिया डॉन है जिसने 4 लोगों की मदद करके रॉबिन हुड नहीं बना होगा? आइए आपको मैं अतीक अहमद क्या दिखा देता। मुझे याद है मैं अतीक अहमद क्या बैठा हुआ तो वो आए साहब क्या कि साहब भाई कल रात को किसी ने मेरी घड़ी छीन ली, उन्होंने अपनी घड़ी उतार के दे दी, लेकिन घड़ी छीनने वाले भी तो उन्हीं के थे। तो ये सब ये माफिया डॉन के ये जो टुटके हैं और ये जो ग्लैमर है, मैं इसमें नहीं आता। ये पहला चुनाव होगा जिसमें अंसारी परिवार जिसे कहा जाता है, जिसमें 2-3 पुश्ते हैं, तो इन सबका एक लंबा चौड़ा कुनबा बिना मुख्तार अंसारी की बैकिंग के लड़ेगा। तो और जिस तरह ने मुख्तार ने जेल में रह के अपना साम्राज्य चलाया है, जिस तरह बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, जिस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग बाहर आई है, जिस तरह की चीजें बताई गई हैं कि साहब तो जेल में अपना तालाब खुदवाते थे, मछली मारते थे, एसपी और डीएम साहब बैडमिंटन खेलते थे, वहां से पूरा क्रिमिनल एम्पायर चलाते थे। तो उस वो एक अलग समय था, एक अलग माहौल था। एसिड टेस्ट तो अभी आएगा और अब से ज्यादा 2027 के विधानसभा चुनाव में आएगा।
पंकज भाई, मैं पहले देख रहा अखिलेश यादव को कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा वो तो एक अलग बात है। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अंसारी परिवार का कितना फर्क बचा, ये देखना बड़ी बात है।